Hello, my dear students. Welcome to another video. So, my dear students, आज के इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को करने वाले हैं। ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस लेक्चर इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में चाहे जो भी लाइफ प्रोसेस पढ़ना हो, न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इसमें ह्यूमन बीइंग वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस लेक्चर में यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को अच्छे तरीके से कर देंगे, उसका अच्छे तरीके से रख के पोस्टमार्टम कर लेंगे हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कोई भी कंसेप्ट या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उससे बाहर आ जाए। मतलब हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंसेप्ट को खदेड़ के इतना लिखवा दूंगा कि उससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं चमकने वाला है। ठीक है, कराने का तरीका मेरा ये रहेगा कि मैं बोर्ड इसका इस्तेमाल इसलिए करूंगा आपको समझाने के लिए, ताकि आपको हर एक चीज समझ आ जाए। और यहाँ पे बायो में काफी सारी चीज लिखना पड़ता है, तो लिखने के लिए मैं एडिटिंग करके स्क्रीन पर लगा दूंगा। वो उससे आप रीड कर सकते हो, उससे आप समझ सकते हो कि एग्जाम में लिखना कैसे, अगर ये क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको लिखना कैसे वो सीख जाओगे। लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज करूंगा, उससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लिखने का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन, जिसमें हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग के बारे में। यानी एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं डाइजेशन। क्या प्रोसेस है? डाइजेशन। अच्छा, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का सिंपल भाषा में मतलब आपको बताता हूं। अंग्रेजी में लिखा हुआ आ जाएगा, सब चिंता मत करो, लेकिन मैं यहाँ पे देसी लैंग्वेज में सिंपल ये बताऊंगा ताकि आपको बस समझ आ जाए, लिखने का तरीका नहीं, ठीक है। तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब सिंपल फूड को बहुत भागों में तोड़ देना, बहुत छोटे छोटे पीसेस में फूड का ब्रेक डाउन करना, उसी को हम कहते हैं सिंपल डाइजेशन। आपको समझ आया? यानी डाइजेशन का मतलब क्या होता है? फूड को तोड़ना, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं पूछूं डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, फूड को तोड़ने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? अच्छा मेरी जान, एक बात बता दो जरा मुझको कि जो सेल होता है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। सेल का साइज क्या होता है? जरा यहाँ पे मैं सेल बनाऊं, देखो ये रहा सेल, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना? अरे दिखता ही नहीं है सेल। अच्छा माइक्रोस्कोप लगा लो, अब हम देखेंगे सेल को, तो सेल का साइज बहुत छोटा होता है ही नहीं। माइक्रोस्कोप से भी देखने के बाद बहुत छोटा दिखता है, आंखों से तो हमें दिखता ही नहीं। तो सेल का साइज इज वेरी छोटा। अच्छा, अगर आप खाना खाते हो, मुंह में जब खाना ठूसते हो तो उसमें मान लो रोटी का टुकड़ा ठूस रहे हो, तो मान लो कम से कम इतना बड़ा तो रोटी का टुकड़ा होगा ही, कितना ही मान लो सेल से तो काफी बड़ा होगा ना, वो सेल के साइज से काफी बड़ा होगा उस रोटी का टुकड़ा। अच्छा एक बात बताओ जरा मुझको तुम, ये जो सेल है इसका साइज है काफी छोटा, रोटी का टुकड़ा है काफी बड़ा। अब ये जो रोटी है हम किस लिए खा रहे हैं? खाने किस लिए खा रहे हैं? एनर्जी मिले ना ताकि। तो हर एक सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? हर एक सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी, हाथ वाले सेल्स, पैर वाले, हर एक सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और यानी इसका मतलब है वो रोटी का टुकड़ा हर एक सेल तक पहुंचना चाहिए, हर एक सेल के अंदर जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, कोई बड़ी सी चीज छोटी चीज के अंदर कैसे फिट आ सकती है? बताओ मुझे। अब एक बात बताओ, पाइप से टंकी भरते हो या टंकी से पाइप भरते हो? पाइप से टंकी भरते हो ना, क्योंकि पाइप छोटी चीज से बड़ी चीज भरी जाती है। बड़ी के अंदर छोटी को फिट कर सकता हूं, बड़ी को छोटे के अंदर नहीं कर सकता ना फिट। इसलिए इसको बहुत ज्यादा पीसेस में इसका ब्रेक डाउन किया जाता है, ताकि ये सेल जितनी तो कम से कम छोटी हो जाए, ये सेल से भी छोटी हो जाए, और फिर सेल के अंदर ये फिट आ जाए। यानी बहुत ज्यादा इसका ब्रेक डाउन करते हैं। माउथ में से ही ब्रेक डाउन चालू हो जाता है। माउथ में खाना चबाते हैं, करके चबाते हैं तो भी खाना टूट जाता है कुछ, और हमारे अंदर जाके बहुत हिस्सों में टूट जाता है, ताकि वो सेल से भी काफी छोटा हो और सेल के अंदर आसानी से घुस पाए और एनर्जी हर एक सेल को मजेदार तरीके से मिल पाए। क्या चमका या नहीं? चमका या चमकी? बताओ, चमका या चमकी? चमकी ना। अच्छा ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है ये समझ आ गया, क्यों करते हैं डाइजेशन, ये चीज आपको समझ आ गई। सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट करना। जो फूड होते हैं उसमें होता है न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, है ना,
वाटर और फेज भी होता है। मैंने 7 टाइप के न्यूट्रिएंट्स आपको बताए थे पिछले लेक्चर में। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बने होते हैं, उसको सिंपलर में हमें कन्वर्ट करना होता है, तभी हमारी बॉडी उसमें से एनर्जी निकालती है। हमारे जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी कब निकालेंगे, जब वो सिंपलर में कन्वर्ट हो। अच्छा, सिंपलर में अगर कन्वर्ट होने का मतलब ये है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। जब डाइजेशन होता है ना तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अजी प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। किसमें, अमीनो एसिड्स। ये बात याद रखना, ठीक है। फिर क्या आता है हमारे पास, फैट्स जो है, फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। किसमें, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स इनमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये है कॉम्प्लेक्स और ये है सिंपल। डाइजेशन होने के बाद कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है और डाइजेशन हमारा कंप्लीट है। यानी इस चीज को हमें इसमें कन्वर्ट करना होता रहता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं डाइजेशन के स्टेप्स। देखो 3 स्टेप्स में इसको खत्म कर देंगे। सिंपल, सबसे पहले माउथ में डाइजेशन पढ़ेंगे, फिर पेट के अंदर और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर बीच बीच के रास्ते हैं उसमें क्या क्या होता है, हर एक चीज बारीकी से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट जो डाइजेशन हो जाता है ना हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ, जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। तो सबसे पहला डाइजेशन का क्या आएगा हमारे पास, माउथ, जिसको आप क्या कहते हो, बकल कैविटी भी कहा जाता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी। अच्छा, माउथ के अंदर क्या होता है, देखो एक बात बताएं, जो कार्बोहाइड्रेट को मैंने ग्लूकोज में किया कन्वर्ट, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट्स को फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में, तो वो जो उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स यहाँ पे क्या होगा वो अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे माउथ के अंदर होते हैं एक ग्लैंड जिनको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ के अंदर क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है, सलाइवरी ग्लैंड ये सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। ये प्रोड्यूस किसको करता है, सलाइवा को। इस सलाइवा के अंदर एक होता है एंजाइम। अब आई बात समझ में, क्या होता है एक एंजाइम। अब एंजाइम आया ना तो कुछ ना कुछ कन्वर्जन करेगा। ये एंजाइम क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी एमाइलेज। मतलब सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का नाम है, प्रोड्यूस बोल रहा हूं मैं। सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है जो क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे मुंह में ही हो जाता है। सो माउथ से डाइजेशन चालू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो माउथ के अंदर ही खचामी हो जाता है। तो कैसे करेंगे, पहले सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर होते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा के पास एक एंजाइम होता है जो सलाइवरी एमाइलेज नाम होता है जिसका। ये एंजाइम जो है क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब फिर माउथ से अब खाना कहां जाता है, माउथ से अब खाना जाएगा पेट में। माउथ से अब खाना कहां जाएगा, पेट में। अच्छा ये बता देता हूं, तो माउथ से खाना बहुत बार बोल दिया मैंने, स्टमक के अंदर जाएगा। लेकिन किस माध्यम से जाएगा, माउथ से पेट में, तो एक पाइप होती है। क्या होती है, एक पाइप होती है जिस पाइप को हम कहते हैं फूड पाइप। इस पाइप को क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, या फिर इसी को ईसोफेगस भी कहा जाता है। इसी को ईसोफेगस भी कहा जाता है। जो खाना है मुंह में हमने लिया, फिर ये जो फूड पाइप है, इस फूड पाइप से इसको ईसोफेगस भी कहते हैं। इसी के माध्यम से खाना कहां जाएगा, हमारे पेट में चले जाता है। पेट जे शेप का होता है, ठीक है, पेट के अंदर चले जाता है। लेकिन पेट के अंदर जब जाता है ना ईसोफेगस से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए, तो यहाँ पे एक मूवमेंट होती है जिस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या नाम होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अच्छी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, इस तरीके से कुछ मूवमेंट होता है। मतलब खाना बिल्कुल आराम से इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ, इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ आराम से, ऐसे मूवमेंट करता हुआ आराम से नीचे पेट तक आता है। अच्छा, इस मूवमेंट की जरूरत क्यों है, इस मूवमेंट की जरूरत इसलिए है मेरी जान, क्योंकि अगर खाना मान लो ये मूवमेंट ना हो, इस तरीके का मूवमेंट ना हो, मान लेते हैं फूड पाइप इज अ टाइप ऑफ पाइप जिससे हम अपना पानी भरते हैं। अच्छा, कैसे पानी भरते हैं, देखो ये सिंपल वाला पाइप मान लेते हैं जो आपके घरों में होता है। अगर फूड पाइप भी वैसा ही पाइप होता तो क्या होता, यहां से किसी चीज को डालता, जैसे मान लीजिए एक पाइप है, ये क्या है, एक पाइप है, इसमें से कुछ चीज डाला, ऐसे टुचुक करके कुछ चीज डाला तो ऐसे करके तुरंत आ जाएगा, दुम देना आ जाएगा। ऊपर से डालोगे तुरंत ही नीचे आ जाएगा। यानी नीचे हमारा क्या है, पेट। अरे यार, कुछ भी चीज ऊपर से डालोगे इतनी जल्दी आएगा, पेट में ऐसे दुम देना आएगा आवाज और पेट फट जाएगा, है ना। तो
ब्लास्ट हो जाएगा पेट। यानी इतनी तेजी से अगर किसी चीज को डालोगे तो पेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है ताकि फूड आराम आराम से हमारे पेट तक पहुंचे। अगर ये ना हो तो बहुत तेजी से पहुंचेगा तो प्रेशर काफी ज्यादा लगेगा हमारे पेट को, ठीक है ना, समझ गए होंगे उम्मीद है। तो माउथ से ईसोफेगस की बात हो गई, अब बढ़ते हैं पेट की तरफ। यानी सेकंड हम बात करेंगे पेट के अंदर की कहानी क्या होती है। इतनी कहानी उम्मीद है आपको समझ में आई है कि नहीं है। अच्छा, सेकंड हमारे पास आता है स्टमक के अंदर की कहानी, समझ लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टमक के अंदर क्या होता है? स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर कितनी चीज होती है? 3 चीज होती है। नंबर 1 क्या होता है? HCl। नंबर 2 क्या होता है? पेप्टासिन। नंबर 3 क्या होता है? म्यूकाकस। अच्छा, ये 3 चीज पेट के अंदर याद रखना। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, उनमें 3 चीज होती है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। इन तीनों का फंक्शन बड़े ही मोहब्बत से याद कर लेना क्या होता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन क्या होता है? ये भी एक तरीके का एंजाइम होता है। एंजाइम होता है तो कुछ ना कुछ तो कन्वर्ट करेगा। ये क्या करता है? ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। एक बात हमेशा याद रखना, जिसके लास्ट में सिन लगा होगा, वो हमेशा प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। यानी पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अमीनो एसिड्स में। यहाँ पे सिन लगा हो, याद रखना प्रोटीन। अगला ट्रिप्सिन भी आने वाला है, वो भी प्रोटीन ही डाइजेस्ट करता है, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, ये प्रोटीन को तो डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन इसकी एक डिमांड होती है। ये क्या बोलता है? मैं तभी एक्ट करूंगा, मैं तभी काम करूंगा, मैं तभी प्रोटीन को डाइजेस्ट करूंगा जब जो मीडियम है वो एसिडिक हो। जब क्या बोल रहा है वो, उसकी डिमांड है। ये जो पेप्सिन है ना, बहुत डिमांड है इसकी। आपके पास भी बहुत डिमांड होती है, अपने पेरेंट्स से बहुत डिमांड करते हो आप, तो ये पेप्सिन भी आपकी की तरह है। इसके पास भी डिमांड है कि जो मीडियम होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। दैट्स व्हाई ये HCl है। HCl क्या करता है? मेक्स द मीडियम एसिडिक, ये मीडियम को एसिडिक बना देता है ताकि पेप्सिन एक्ट कर सके। अगर मीडियम एसिडिक ही नहीं होगा तो पेप्सिन काम ही नहीं करेगा, ये प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो इसको एक्ट कराने के लिए HCl है हमारे पेट के अंदर, ताकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए। क्या मेरी बात आपको समझ आई? अभी म्यूकस का काम क्या होता है? जो HCl है ना हमारे पेट में पेप्सिन की वजह से जैसे भी है, तो HCl बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। टकले पे आपके डालो माना टकला गायब हो जाएगा। इतना तगड़ा एसिड हमारे पेट के अंदर मौजूद है, फिर भी हमें कुछ नहीं हो रहा है। तो वो प्रोटेक्शन कोई प्रोवाइड करता है, उसका नाम होता है म्यूकस। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम HCl, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका काम प्रोटेक्शन होता है। सिंपल आपको याद रखना है, ये क्या है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ये मीडियम को एसिडिक बना देता है ताकि पेप्सिन एक्ट कर सके, और ये उसी चीज को प्रोटेक्ट करता है। क्या इतनी बात आपको समझ में? पेट के अंदर की सिर्फ इतनी ही कहानी है। अब जो खाना है स्टमक से डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है खाना? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है खाना। किससे किससे बात करते हो सर जी? देखो, थर्ड खाना मतलब कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की अच्छे तरीके से कहानी समझ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो कॉइल्ड होता है, बिल्कुल ऐसे कॉइलिंग होती रहती है। अच्छा, ऐसे मानो ये हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ से खाना आगे स्टमक से कहाँ पे आगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो 2 ट्यूब इस तरह से भी कनेक्ट होती है। ये होता है पैंक्रियाज, और इधर से मान लो लिवर की कुछ लिवर कनेक्ट होता है। तो लिवर कुछ अपने जूसेस प्रोड्यूस इधर करेगा, पैंक्रियाज भी कुछ पैंक्रियाटिक जूसेस प्रोड्यूस करेगा। यानी ऐसा नहीं खाना पैंक्रियाज के अंदर भी जाएगा, लिवर के अंदर भी, ऐसा नहीं होता। खाना तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही रहेगा, लेकिन जो जूसेस है पैंक्रियाज जो प्रोवाइड कर रहा है या फिर लिवर जो प्रोवाइड कर रहा है, वो जूसेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगी। यानी इस बार खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आराम से बैठा रहेगा, उसके पास एंजाइम्स आ रही है। पहले एंजाइम्स के पास खाना जा रहा था, अब एंजाइम्स खाने के पास आ रही है। यानी ये सारे एंजाइम्स इस खाने के पास आएंगे। अब खाना आराम से जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैठ चुका है। ठीक है, ओके। सो अब क्या होता है? यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर
पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेंगे, लिवर भी अपने जूस रिलीज करेंगे। तो क्या होता है इसके अंदर, पहला पैंक्रियाज होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, पैंक्रियाज जो रिलीज करते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज करते हैं जी, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, दो चीज होती है। कितनी चीज होती है, पहला होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज। अच्छा 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 जी, ट्रिप्सिन, फिर से देखो क्या आ गया, सिन। सिन यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये डाइजेस्ट क्या करता है, प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड्स, इनटू अमीनो एसिड्स में डाइजेस्ट कर देगा प्रोटीन को। ठीक है, जो बच्चे कुछ प्रोटीन होते हैं ना, पेप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, लेकिन जो बच्चे कुछ प्रोटीन है वो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर देगा, जो कि पैंक्रियाटिक जूस होता है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है। किसको, फैट्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड्स। किसमें, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एंड किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है इसको। क्या इतनी बात आपको समझ आई। अच्छा, इसके बाद यहाँ लिवर क्यों होता है, लिवर का काम क्या होता है, ये भी दो चीज प्रोड्यूस करता है। पहला बाइल जूस, दूसरा ये प्रोड्यूस करता है बाइल सॉल्ट। क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल सॉल्ट को भी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, मेरी एक बात सुनो, जो पेप्सिन होता था उसकी भी एक डिमांड थी कि जो मीडियम होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। वैसे ही ट्रिप्सिन है ना, इस ट्रिप्सिन की भी एक डिमांड होती है। वो डिमांड ये होती है कि जो मीडियम होना चाहिए वो अल्कलाइन होना चाहिए, वो बेसिक मीडियम होना चाहिए। ये तभी काम करेगा, उसका जस्ट अपोजिट। अब खाना अभी पेट से आया है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो खाना एसिडिक होगा, उसको अल्कलाइन होना जरूरी है। क्यों, नहीं तो अब ये काम नहीं करेगा, अब ये रुक जाएगा, फिर वो रुक जाएगी। अच्छा, तो ट्रिप्सिन को काम कराने के लिए बाइल जूस होता है। ये क्या करता है, जिस प्रकार से वहां HCl मीडियम को एसिडिक बना रहा था, ये बना देता है मेक्स मीडियम एल्कलाइन। मेक्स मीडियम एल्कलाइन बना देता है, इसलिए ट्रिप्सिन आसानी से फिर एक्ट करने लगता है और प्रोटीन जो बचा खुचा है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ आई है। नेक्स्ट क्या है, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। अच्छा, लेकिन ये भी इस तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि फैट्स होते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स, फैट्स के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। याद तो तभी तो हमें ज्यादा फैट्स खाना नहीं चाहिए, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें ज्यादा फैट्स हो, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में काफी टाइम लगता है। देखो ना कितना ज्यादा ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पहले डाइजेस्ट होगा, लेकिन फैट सबसे आखिरी में डाइजेस्ट किया जा रहा है। वो भी ऐसे वैसे नहीं होगा, क्योंकि इसके बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बहुत ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। इसको सबसे पहले हमें इमल्सिफाई करना होता है। इतने बड़े टुकड़े को पहले छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे। इसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। जो काम करेगा बाइल सॉल्ट, ये इमल्सिफाई करेगा। किसका काम करेगा, इमल्सिफिकेशन, यानी लार्ज टुकड़े को छोटे छोटे में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये जो छोटे छोटे बच गए इनको और छोटे छोटे में कन्वर्ट करेगा लाइपेज, यानी फैट्स को फिर कन्वर्ट कर देगा इसमें। डायरेक्टली ये इस इतने बड़े वाले को झेल नहीं पाएगा, फैट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है, ठीक है, समझ आई है, उम्मीद है मेरे को समझ आ गई होगी। बस इतनी कहानी होती है, सारी चीज तो डाइजेस्ट हो ही गई है हमारी, ठीक है। अब बढ़ते हैं कुछ और थोड़े कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको याद रख लेना, मतलब समझ लेना अच्छे से, मेरी जान, समझ जाओगे ना। देखो, तो क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत सारी बॉइलिंग होती रहेगी, वो तो ठीक है। अब देखो एब्जॉर्प्शन, वो क्या बोलते हैं, डाइजेशन हो चुका है फूड का। अब उसमें से क्या करना है, काम की चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे ब्लड वेसल्स क्या कर लेते हैं, जो काम की चीज है फूड में उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो बेकार की चीज है उसको बाहर निकाल देते हैं एक्सक्रीशन के माध्यम से। तो जो काम की चीज है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। लिख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो चुका है, और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कंप्लीट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसमें से कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, और इसमें से एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे ना स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको कहते हैं बिल्ली, जिसको क्या कहते हैं, बिल्ली कहते हैं। अरे अरे भाई, क्या कहते हैं, बिल्ली, बिल्ली कहते हैं, ठीक है, इसको बिल्ली करके याद भी रख सकती हो। अच्छा, ये क्या होती है, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा जी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस
ये बिल्ली क्यों प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये क्वेश्चन आता है। ये इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, इसमें से काम की चीज एब्जॉर्ब करनी है, ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। कैसे? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, ऐसा जब प्रोजेक्शन होगा तो सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा एब्जॉर्प्शन करने के लिए। अगर ये सीधा सीधा होता तो सरफेस एरिया इतना नहीं रहता, ये ज्यादा इधर से भी सरफेस एरिया, इधर से पूरा सरफेस एरिया कवर हो रहा है। यानी कि जब बिल्ली क्या करती है, ये जो बिल्ली है ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है फॉर एब्जॉर्प्शन। तो क्या लिखोगे? बिल्लीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सिंपल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही से समझ लेना, बहुत बार आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला क्वेश्चन, ये क्या हुआ? पहला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और उसकी लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लगभग 6 मीटर होती है, ये लगभग 1.5 मीटर का ही होता है, लगभग 4 गुना बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर भी इसका नाम स्मॉल और इसका नाम लार्ज क्यों है? स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर जितना लंबा, हमारी हाइट से तो काफी गुना लंबा होता है ये, लेकिन ये फिट कैसे आ जाता है? क्योंकि गोल घुमा के इसको कॉइलिंग करके हमारी बॉडी में फिट किया जाता है। लेकिन फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा कैसे हो गया? और इसका नाम लार्ज है, इसका स्मॉल है, ऐसा क्यों? वो होती है इसकी ब्रेथ, इसकी विड्थ की वजह से। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो ज्यादा चौड़ा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है दिस इज लार्ज एंड दिस इज स्मॉल, ना कि लंबाई की वजह से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ गया आपको समझ? अच्छा है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसे कि एक इसमें आपने डायग्राम में देखा होगा अपेंडिक्स। क्या देखा होगा? एक चीज देखी होगी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता था? अब पहले के जमाने में लोग क्या करते थे? घास फूस खा लेते थे, कच्चा चीज खा लेते थे, तो क्या होता था? अपेंडिक्स से ही निकलती थी सारी चीजें, वेस्ट मटेरियल आउट होता था तो अपेंडिक्स में निकलती थी। लेकिन अब वो अपेंडिक्स बंद हो चुका है, लगभग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिल्कुल बंद हो चुका है, उसका कोई इतना यूज नहीं है क्योंकि अब हम पका पकाया खाना खाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार हम ज्यादा कुछ कच्ची चीज वगैरह खा लेते हैं तो कुछ खाना वगैरह अपेंडिक्स यानी उस छेद में फंस जाता है, तो फंसने के बाद बहुत ज्यादा पेन होता है। अपेंडिक्स सर्जरी आपने सुना होगा, तो सर्जरी करके उसको काट के बाहर निकालना होता है। अगर नहीं ऐसा किया तो इंसान टपक भी सकता है, इसलिए अपेंडिक्स हो सकता है किसी को भी, तो खाना कच्चा कच्चा ना मत खाए। ठीक है ना? अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रास होता है, जो घास वगैरह पहले के लोग खा लेते थे, उसके अंदर सेल्यूलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अपेंडिक्स था पहले। अब तो है नहीं, अब हम घास वास तो नहीं खाते ना, आप तो नहीं खाते घास कि जी हम तो हर्बीवोरस हैं, हम तो घास खाएंगे। घास खाओगे? देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हर्बीवोर्स की, वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोर्स। इसका रीजन ये है, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, हर्बीवोर्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। घास वगैरह में सेल्यूलोज होता है प्रेजेंट, जिसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टाइगर की स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों छोटी होती है? टाइगर की छोटी हुई क्योंकि वो कार्निवोर्स है, तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी? छोटी होगी एज कंपेयर टू, मान लो गाय, मान लिया गाय क्या है? हर्बीवोर्स है, गाय की बड़ी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि वो ग्रास खाती है ना, उसके पास सेल्यूलोज है, उसको डाइजेस्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो क्या ये भी कंसेप्ट क्लियर है? ये भी क्वेश्चन आपको क्या समझ में आ चुका है? तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बस लास्ट में हल्का सा बता देता हूं कि जो डाइजेशन प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग का, ये 5 प्रोसेस में होता है। सबसे पहला होता है हमारे पास इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है जी? एब्जॉर्प्शन। फिर होता है एसिमिलेशन। क्या होता है? एसिमिलेशन। और लास्ट में क्या आ जाता है हमारे पास? इजेशन। क्या आ जाता है? इजेशन। इसका मतलब समझा दे तो इंजेशन, इंजेशन का मतलब जस्ट खाने को मुंह में लेना, खाने को मुंह में लेना, टेकिंग फूड इनसाइड आवर माउथ। सिंपल। डाइजेशन तो अभी बता दिया, फूड को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में तोड़ना। अच्छा, एब्जॉर्प्शन, वो जो हमने फूड को तोड़ दिया उसमें से जो काम की चीज है उसको एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब किया है उसमें से एनर्जी निकालना। ये हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, उसमें से क्या निकालना? एनर्जी। फिर जो बेकार की चीज है वो इजेक्शन का मतलब होता है उसको आउट कर देना। ये पूरा ओवरव्यू पूरा
कंक्लूजन कह सकते हैं, कंक्लूड कर दिया हमने किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट लेक्चर शायद न्यूट्रिशन इन अमीबा पे आएगा, जिसमें छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही वाला लेक्चर था जिसको आपको बड़ी मोहब्बत से करना चाहिए। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तब तक पढ़ते रहो, मचाते रहो, सही में बारिश कर दो पढ़ाई की, एंड हैव अ ब्लास्ट।